मंजिल यूं ही नहीं मिलती किसी को, दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है। जब चिड़िया से पूछा कि घोंसला कैसे बनता है, तो बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो दोस्तों, जिस प्रकार की मेहनत चिड़िया करती है उसी प्रकार की मेहनत की आशा आपसे करता हूं। और दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अनूप कुमार सालवी। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल JDM स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, आज का विषय है हमारा राजस्थान के शिलालेख के अंतर्गत राजस्थान की जो प्रशस्तियां हैं उनके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। और दोस्तों, यकीन मानिए इस क्लास से आपको 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। और अगर आपने इस क्लास को पूरा देखा तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपका एक भी क्वेश्चन प्रशस्तियों से मिस नहीं होगा। तो आइए दोस्तों, बिना देर करे क्लास की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले प्रशस्ति के बारे में हम सबसे पहले कुछ बेसिक क्लियर करते हैं। आखिर प्रशस्ति होती क्या है? तो दोस्तों, सबसे पहले प्रशस्ति क्या होती है? प्रशस्ति एक अभिलेख होता है। क्या है? अभिलेख होता है। प्रशस्ति एक अभिलेख होता है और इस अभिलेख में केवल एक शासक मात्र की उपलब्धियों की यशोगाथा होती है। उसे हम कहते हैं क्या? प्रशस्ति कहते हैं। यानी कि किसी शासक मात्र की उपलब्धियों की यशोगाथा जिस अभिलेख में की जाती है उस अभिलेख को प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों, जब प्रशस्ति से कोई प्रश्न आता है तो वो उसमें सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है प्रशस्तिकार का नाम, यानी कि इस प्रशस्ति का प्रशस्तिकार कौन है। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है दोस्तों कि उस प्रशस्ति से संबंधित शासक कौन सा है, और शासक के बाद आपको ध्यान रखना है कि वो शासक कौन से वंश से संबंधित है। इनके अलावा छोटी मोटी जानकारी हम प्रशस्तियों के साथ में पढ़ेंगे। कुछ प्रशस्तियां हैं दोस्तों, जैसे राय सिंह प्रशस्ति। राय सिंह प्रशस्ति, तो दोस्तों शासक कौन है इसका? राय सिंह। और राय सिंह कौन है दोस्तों? बीकानेर के राठौड़ वंश के शासक थे। अब दोस्तों, इसके बाद अगर एक प्रशस्ति है जगन्नाथ राय प्रशस्ति। कौन सी प्रशस्ति है? जगन्नाथ राय प्रशस्ति। तो दोस्तों, जगन्नाथ राय प्रशस्ति में जैसे अपन शासक की बात करें तो जैसे जगन्नाथ, और जैसे शासक कौन दोस्तों? जगत सिंह। तीसरी बेडवास प्रशस्ति। बेडवास प्रशस्ति में क्या ध्यान रखेंगे? इसका शासक है दोस्तों राज सिंह। कैसे याद रखेंगे? राज सिंह बेड़ा था। और दोस्तों, चौथी प्रशस्ति है राज प्रशस्ति, और राज प्रशस्ति का शासक कौन है? राज सिंह। राय सिंह प्रशस्ति शासक कौन है? राय सिंह। जगन्नाथ राय प्रशस्ति शासक कौन है? जैसे जगन्नाथ, जैसे जगत सिंह। और बेड़वास प्रशस्ति शासक कौन है? राज सिंह बेड़ा था, तो बेड़वास प्रशस्ति राज सिंह, राज प्रशस्ति राज सिंह। इनके अलावा हम बात करेंगे कुंभा की प्रशस्तियों के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, जहाँ देखो एक चीज़ और कॉमन आती है। क्या चीज़ कॉमन आती है कि इन प्रशस्तियों के अलावा अगर हम किसी प्रशस्ति की बात करेंगे तो उसका शासक कौन होगा? कुंभा। कौन होगा? कुंभा। और जहाँ कुंभा होगा वहाँ पर क्या होगा? गुहिल वंश होगा। जहाँ पर कुंभा आ जाएगा वहाँ पर गुहिल वंश आ जाएगा। तो ये था एक बेसिक। अब देखो दोस्तों, प्रशस्तिकार भी आपको याद नहीं करना पड़ेगा और सब कुछ अच्छे से बिल्कुल क्लास में ही याद हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले हम पढ़ेंगे कौन सी प्रशस्ति दोस्तों? रणकपुर प्रशस्ति। कौन सी प्रशस्ति? रणकपुर प्रशस्ति। और रणकपुर प्रशस्ति 1439 ईस्वी। ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे इसके प्रशस्तिकार की। तो प्रशस्तिकार देखो यहाँ पर ध्यान दीजिए, रण का मतलब क्या होता है? युद्ध। और युद्ध में जाने से पहले क्या काम करना चाहिए? दीपक जलाना चाहिए। क्या जलाना चाहिए? दीपक। और इसका प्रशस्तिकार कौन है दोस्तों? देपाक, जिसको दीपा के नाम से भी जानते हैं। रण में जाने से पहले दीपक जलाते हैं और दीपक से इसका प्रशस्तिकार कौन है? देपाक। ठीक है। ये जो प्रशस्ति है दोस्तों, एक मंदिर है। कौन सा मंदिर है? चौमुखा जैन मंदिर। कौन सा मंदिर है? चौमुखा जैन मंदिर। और ये जो चौमुखा जैन मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये रणकपुर पाली में स्थित है। और ध्यान रखना दोस्तों, इस मंदिर का निर्माण एक सेठ के द्वारा करवाया गया था जिसका नाम था धरणक शाह। कौन सा?
धरणकसार। अब दोस्तों तो इस प्रशस्ति से हमें किसकी जानकारी मिलती है? रणकपुर प्रशस्ति से। इस प्रशस्ति से हमें धरणकसा व उसके वंश की जानकारी प्राप्त होती है। कौन सी प्रशस्ति से? रणकपुर प्रशस्ति से। इसके अलावा रणकपुर प्रशस्ति में प्रशस्तिकार आपको याद हो गया। अब दूसरी बात मैंने कहा कि भाई अगर हमने जो पढ़े नाम से, उनके अलावा अगर कोई दूसरी प्रशस्ति है तो उनमें शासक कौन होगा? राणा कुंभा। और जहाँ पर राणा कुंभा होगा वहाँ पर क्या होगा? गुहिल वंश। वहाँ पर क्या होगा? गुहिल वंश। तो अब ध्यान रखना दोस्तों, इस गुहिल वंश की शुरुआत कहाँ से होती है? बापा रावल से। और जो रणकपुर प्रशस्ति है, इस रणकपुर प्रशस्ति में इस गुहिल वंश की बापा रावल से लेकर के राणा कुंभा तक की वंशावली जो है वो हमें प्राप्त होती है। और ध्यान रखना दोस्तों, इस गुहिल वंश का जो शासक है ना, प्रथम शासक बापा रावल, इस बापा रावल के बारे में रणकपुर प्रशस्ति क्या कहती है? सबसे पहले रणकपुर प्रशस्ति इसको काल भोज से अलग बताती है। क्या बताती है? काल भोज से अलग व्यक्ति बताती है रणकपुर प्रशस्ति बापा रावल को। और दूसरी बात, इस बापा रावल को गुहिल का पुत्र न बता करके गुहिल को बापा रावल का पुत्र बताया गया है इस रणकपुर प्रशस्ति में। तो गुहिल को बापा का पुत्र बताया गया। इन दो बातों की जानकारी आपको रखनी है। अब इसके अलावा लास्ट में हम बात करेंगे राणा कुंभा की। तो राणा कुंभा की विजयों की जानकारी प्राप्त होती है किससे? रणकपुर प्रशस्ति से। क्या प्राप्त होती है? राणा कुंभा की विजय। और राणा कुंभा की विजय की अगर बात करें तो एक दो विजय देख लीजिए यहाँ पे। अजमेर विजय, ठीक है, नागौर विजय, बूंदी विजय, सारंगपुर विजय, चाक्षु विजय आदि विजय। इन विजयों की जानकारी प्राप्त होती है कहाँ से? रणकपुर प्रशस्ति से। और रणकपुर प्रशस्ति के बाद में हम पढ़ेंगे, अगली प्रशस्ति आती है दोस्तों कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति तो ये लीजिए, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में जो समय है क्या है दोस्तों? 1440 से 48 ईस्वी। और इस प्रशस्ति में सबसे पहले देखो, कीर्ति का मतलब क्या होता है? कीर्ति का मतलब होता है मान सम्मान। और मान सम्मान, जब राजा महाराजाओं का मान सम्मान किसके द्वारा किया जाता? उनकी शोभा कैसे बढ़ाई जाती थी? किसके द्वारा बढ़ाई जाती थी? भाट लोगों के द्वारा बढ़ाई जाती थी। किसके द्वारा बढ़ाई जाती थी? भाट लोगों के द्वारा। शोभा कौन बढ़ाते हैं? भाट। तो प्रशस्तिकार कौन है? भट्ट। और भट्ट कौन सा है? महेश भट्ट। और जिसके नाम के आगे लगता है कवि महेश भट्ट। तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति का प्रशस्तिकार कौन है दोस्तों? कवि महेश भट्ट इस प्रशस्ति का प्रशस्तिकार है। ये जो प्रशस्ति है ये दोस्तों कीर्ति स्तंभ से प्राप्त हुई है। कहाँ से प्राप्त हुई है? कीर्ति स्तंभ से प्राप्त हुई है। और ये कीर्ति स्तंभ कहाँ पर है दोस्तों? चित्तौड़गढ़ में ये कीर्ति स्तंभ स्थित है। इसके बाद हम बात करेंगे इस कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति से किसके बारे में? गुहिल। देखो किसकी प्रशस्ति है? शासक कौन है? राणा कुंभा। और जहाँ पर कुंभा है वहाँ पर कौन है? गुहिल वंश। और गुहिल वंश की वंशावली इससे प्राप्त होती है। गुहिल वंशावली प्राप्त होती है कहाँ से कहाँ तक लेकर प्राप्त होती है? तो बापा रावल से लेकर के राणा कुंभा तक गुहिल वंश की वंशावली प्राप्त होती है। और ध्यान रखना दोस्तों, ये जो कुंभा है, इस कुंभा के द्वारा रचित संगीत ग्रंथों की जानकारी प्राप्त होती है। कौन सी प्रशस्ति से? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति से। और बात करें इन ग्रंथों की तो दोस्तों इन ग्रंथों में है संगीत राज, गीत गोविंद की टीका, और दोस्तों एक है चंडी शतक।
इन ग्रंथों की जानकारी कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति से प्राप्त होती है। इनके अलावा अगर बात करें दोस्तों राणा कुंभा की उपाधियों की जानकारी इस प्रशस्ति से, कौन सी प्रशस्ति से, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति से राणा कुंभा की उपाधियों की जानकारी प्राप्त होती है। और दोस्तों उपाधियों की अगर मैं बात करूं तो राणा कुंभा हिंदू सुल्तान, महाराजा धीराज, अभिनव भट्टाचार्य, राणो रासो, राय रायण, दान गुरु, शैल गुरु, राजगुरु आदि नाम आदि उपाधियों से जाने जाते थे राणा कुंभा। ये थी दोस्तों कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। अब कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के बाद में हम बात करेंगे दोस्तों कुंभलगढ़ प्रशस्ति। और कुंभलगढ़ प्रशस्ति ये लीजिए दोस्तों, कुंभलगढ़ प्रशस्ति, कुंभलगढ़ प्रशस्ति और समय है कुंभलगढ़ प्रशस्ति का 1460 ईस्वी। और 1460 ईस्वी की ये प्रशस्ति, और इस प्रशस्ति कहाँ से प्राप्त होती है, कुंभलगढ़ दुर्ग में। और कुंभलगढ़ दुर्ग में एक मंदिर है दोस्तों, कुंभ श्याम मंदिर। कौन सा मंदिर है, कुंभ श्याम मंदिर। और दोस्तों वर्तमान में इस मंदिर को मामादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। कौन से मंदिर के नाम से जाना जाता है, मामादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। और कहाँ पर स्थित है ये मंदिर, कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है। और कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद जिले में स्थित है। इस कुंभ श्याम मंदिर से जो प्रशस्ति प्राप्त होती है, इस प्रशस्ति का प्रशस्तिकार कौन है, ध्यान रखना दोस्तों 3 कंडीशन आएगी आपके पास में। ज़्यादातर लोग कहते हैं इस प्रशस्ति का प्रशस्तिकार हमें पता नहीं है, लेकिन कुछ लोग संभावना व्यक्त करते हैं। क्या करते हैं, संभावना व्यक्त करते हैं, और उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, संभवतः है। और संभवतः किसको बताया जाता है, कान्य व्यास को इसका प्रशस्तिकार बताया जाता है। किसको बताया जाता है, कान्य व्यास को इसका प्रशस्तिकार बताया जाता है। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा, डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा इस प्रशस्ति का प्रशस्तिकार बताते हैं कवि महेश भट्ट को। किसको बताते हैं, कवि महेश भट्ट को। कौन बताते हैं, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, महेश भट्ट को। अब इसके बाद बात करेंगे दोस्तों कुंभलगढ़ प्रशस्ति, किसका वर्णन मिलेगा, राणा कुंभा, ठीक है। और जहाँ पर राणा कुंभा है वहाँ पर क्या है, गुहिल वंश, ठीक है। जहाँ पर राणा कुंभा वहाँ पर गुहिल वंश। अब दोस्तों इसमें हम ये जो प्रशस्ति है इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ। कुंभलगढ़ प्रशस्ति जो है दोस्तों 5 शिलाओं पर प्राप्त होती है। कितनी शिलाओं पर प्राप्त होती है दोस्तों, 5 शिलाओं पर ये प्रशस्ति लिखी गई है दोस्तों। इसमें से जो 5वीं शिला है, कौन सी शिला दोस्तों, 5वीं शिला, कि कौन सी शिला है, 5वीं शिला अप्राप्य, इनकी प्राप्त नहीं हुई है। 5वीं शिला अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। और दोस्तों जो दूसरी शिला है, कौन सी शिला है, दूसरी शिला है, ये खंडित अवस्था में है। किस प्रकार से है, खंडित अवस्था में है। अब बात करेंगे दोस्तों हम सबसे पहले पहली शिला की। कौन सी शिला की दोस्तों, पहली शिला की बात करेंगे। और दोस्तों पहली शिला में, कुंभलगढ़ प्रशस्ति की जो पहली शिला है, इस पहली शिला में चित्तौड़ का वर्णन मिलता है। किसका वर्णन मिलता है, चित्तौड़ का वर्णन मिलता है दोस्तों। और चित्तौड़ का वर्णन किस रूप में मिलता है, चित्तौड़ का प्राकृतिक सौंदर्य, चित्तौड़ का प्राकृतिक सौंदर्य, चित्तौड़ के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन मिलता है पहली शिला में। चित्तौड़ के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन मिलता है पहली शिला में। और ये प्राकृतिक सौंदर्य किस प्रकार से मिलता है दोस्तों, यहाँ पर मिल जाता है हमें एकलिंग जी का वर्णन। किसका वर्णन मिलता है दोस्तों, एकलिंग जी का वर्णन मिलता है। साथ ही में दोस्तों कुटिला नदी का वर्णन मिलता है। कौन सी नदी का वर्णन मिलता है, कुटिला नदी का वर्णन मिलता है। और दोस्तों इस एकलिंग जी और कुटिला नदी के वर्णन में जो स्वाभाविकता है वो वैसी सेम जैसा दिखता है वैसा वर्णन यहाँ पर किया गया है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर मंदिरों का वर्णन मिलता है चित्तौड़ के, जैसे जो मंदिर जैसे समिधेश्वर मंदिर, कुंभ श्याम मंदिर और महालक्ष्मी का मंदिर। अब दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे दूसरी शिला की जो खंडित है, लेकिन कुछ जानकारी इससे भी प्राप्त होती है। दूसरी जो शिला है, इस दूसरी शिला में दोस्तों चित्तौड़ सबसे पहले बात करेंगे चित्तौड़ की। तो जो चित्तौड़ है इसको वैष्णव तीर्थ स्थल के रूप में वर्णित किया है।
किसको? चित्तौड़ को। कौन सी शिला में? दूसरी शिला में। वैष्णव तीर्थ स्थल के रूप में इसका वर्णन किया गया है। और दोस्तों दूसरी शिला में हमें देखने को मिलता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग का वर्णन, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का वर्णन, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो चित्रांग ताल है, कौन सा ताल? चित्रांग ताल का वर्णन हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा चित्तौड़ का जो वैष्णव तीर्थ के स्थल के रूप में जो वर्णन है वो दूसरी शिला से मिलता है। अब बात करेंगे दोस्तों तीसरी शिला की। तो ये लीजिए आपकी तीसरी शिला। और तीसरी शिला में ध्यान देना दोस्तों, तीसरी शिला में वर्णन मिलता है राणा कुंभा के वंश का, जो कि कौन सा वंश है दोस्तों? गुहिल वंश है। और दोस्तों ध्यान रखना, इस गुहिल वंश का प्रवर्तक किसको बताया गया है? बापा रावल को इस वंश का प्रवर्तक बताया गया है। किसको बताया गया है? बापा रावल को। और दोस्तों बापा रावल को विप्र कहा गया है। किसको कहा गया है? विप्र। बापा रावल को विप्र कहा गया है। और दोस्तों इसी तीसरी शिला में इस बापा रावल का पुत्र बताया गया है गुहिल को। किसको? गुहिल को। और दोस्तों इसी गुहिल के पुत्र का नाम मिलता है, एक नाम मिलता है दोस्तों लाट विनोद। क्या नाम मिलता है? लाट विनोद। और लाट विनोद दोस्तों केवल कुंभलगढ़ प्रशस्ति में मिलता है, इसके अलावा अन्यत्र कहीं पर भी इस नाम का प्रयोग नहीं हुआ है, जिसको कि गुहिल का पुत्र बताया गया है। इसके अलावा दोस्तों तीसरी जो शिला है, इस तीसरी शिला में वेरी सिंह नाम के शासक का वर्णन मिलता है। और दोस्तों कहा गया है कि इस वेरी सिंह ने आहड़ के चारों ओर प्रकोट का निर्माण करवाया था। और दोस्तों 4 गोपुर का निर्माण इसके द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? वेरी सिंह के द्वारा। इसके अलावा रावल रतन सिंह का वर्णन मिलता है। रावल रतन सिंह ने चित्तौड़ के दुर्ग की रक्षा के निमित्त अपने प्राण त्याग दिए थे। इसके बाद दोस्तों खुमान वंश के शासक लक्ष्मण सिंह ने अपने प्राण त्यागे। और लक्ष्मण सिंह के बताए जाते हैं कि 7 पुत्र दुर्ग की रक्षा में काम में आए थे। आगे बात करेंगे दोस्तों चौथी शिला की। तो थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ, इधर लिख देता हूँ पहली और दूसरी की जगह। नेक्स्ट दोस्तों चौथी शिला की बात करेंगे। और जो दोस्तों चौथी शिला है, इस चौथी शिला में वर्णन मिलता है दोस्तों राणा कुंभा की उपलब्धियों का। राणा कुंभा की उपलब्धियों का वर्णन चौथी शिला में मिलता है। राणा कुंभा की विजयों का वर्णन मिलता है, इसकी उपाधियों का वर्णन मिलता है। और दोस्तों राणा कुंभा के बाद एक हमीर द्वारा चेलावाट जीतने का वर्णन, हमीर द्वारा चेलावाट जीतने का वर्णन, चेलावाट जीतने और हमीर के लिए विषम घाटी पंचानन, विषम घाटी पंचानन शब्द का प्रयोग किया गया है। किसके लिए? हमीर के लिए। तो दोस्तों चौथी शिला से इस प्रकार पांचवी जो शिला है दोस्तों, इस पांचवी शिला में पांचवी जो शिला है दोस्तों, इस पांचवी शिला में शिला अभी तक हमें प्राप्त नहीं हुई है दोस्तों। और दोस्तों कुंभलगढ़ प्रशस्ति के बाद बात करेंगे हम राय सिंह प्रशस्ति। और ध्यान रखना दोस्तों, राय सिंह प्रशस्ति किसके शासनकाल में लिखी गई, किसके द्वारा लिखी गई दोस्तों? राय सिंह के द्वारा। राय सिंह कौन है? बीकानेर के राठौड़ वंश के शासक। तो दोस्तों अगली प्रशस्ति है राय सिंह प्रशस्ति। और राय सिंह प्रशस्ति का समय है दोस्तों 1594 ईस्वी। और 1594 में राय सिंह प्रशस्ति। सबसे पहले बात करेंगे प्रशस्तिकार की। दोस्तों राय कोई देने की चीज़ नहीं होती है, राय जड़ने की चीज़ होती है। और राय को जड़ा जाता है। राय सिंह प्रशस्ति का प्रशस्तिकार है जड़ता। और जड़ता कौन है दोस्तों? जैन मुनि जेता इस प्रशस्ति का प्रशस्तिकार है, जिसको हम जड़ता कहते हैं, क्योंकि ये राय बहुत देता है। अब इसके बाद दोस्तों ये जो राय सिंह प्रशस्ति है, इसमें राव बीका से लेकर राव राय सिंह तक
राव राय सिंह तक शासकों का वर्णन मिलता है, बीकानेर के राठौड़ वंश के शासकों का वर्णन मिलता है। ये प्रशस्ति दोस्तों बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग से प्राप्त हुई है। कहाँ से प्राप्त हुई है दोस्तों? जूनागढ़ दुर्ग से प्राप्त हुई है। और इसी प्रशस्ति में बताया गया है दोस्तों कि इस जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण 30 जनवरी 1589 1589 टू से लेकर कब तक 1594 तक इस दुर्ग का निर्माण हुआ दोस्तों। और दोस्तों इस दुर्ग का निर्माण राय सिंह के द्वारा करमचंद के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? करमचंद के नेतृत्व में किया गया था। इस जूनागढ़ दुर्ग को लाल दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। आगे हम बात करेंगे दोस्तों आमेर का लेख। आमेर के लेख का समय है दोस्तों 1612 ईस्वी। और ध्यान रखना दोस्तों आमेर में किस वंश का शासन था? कछवा वंश का शासन था आमेर में। तो आमेर के लेख से कौन से वंश की जानकारी प्राप्त होती है दोस्तों? कछवा वंश की जानकारी प्राप्त होती है। और दोस्तों कछवा वंश के शासकों के लिए आमेर के शिलालेख में रघुवंश तिलक शब्द का प्रयोग किया गया है। रघुवंश तिलक, प्रश्न यहाँ से पूछा गया है कि किस शिलालेख से आमेर के शासकों को रघुवंश तिलक कहा गया है? तो दोस्तों वो शिलालेख है आमेर का शिलालेख, जिसमें रघुवंश तिलक कहा गया है आमेर के शासकों को। और दोस्तों इस आमेर के शासकों का वंश क्रम मिलता है यहाँ से कछवा वंश के शासकों का। और सबसे पहले दोस्तों एक पृथ्वीराज नाम का शासक बताया जाता है। और बताया जाता है इस पृथ्वीराज का पुत्र था दोस्तों, इस पृथ्वीराज का पुत्र था दोस्तों भारमल। और भारमल का पुत्र था दोस्तों भगवंत दास। और इस भगवंत दास का पुत्र बताया जाता है कि इसको मान सिंह को। तो ये वंशावली देखने को मिलती है। पहले इस तथ्य में बड़ा कन्फ्यूजन था मान सिंह और भगवंत सिंह में से, भारमल और भगवंत सिंह में। तो ये यहाँ से क्लियर होता है। इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों बरबत का लेख। और बरबत का लेख जो है दोस्तों, बरबत का लेख ज़्यादा है नहीं कुछ, बरबत के लेख का समय है दोस्तों 1613 से 1614 ईस्वी। और ये जो बरबत का लेख है, वैसे बरबत वैसे बयाना, कहाँ पर? बयाना। बरबत का लेख कहाँ से प्राप्त होता है? बयाना से। और बयाना कहाँ पर स्थित है? भरतपुर, बयाना भरतपुर। अब दोस्तों ध्यान रखना, वैसे बरबत वैसे बयाना, और वैसे बरबत और वैसे बोध क्या होता है? बोध। बोध किस चीज़ का होता है दोस्तों? संबंधों का बोध होता है। और ध्यान रखना दोस्तों संबंध कौन से? मुगल राजपूत संबंध। कौन से संबंध दोस्तों? मुगल राजपूत संबंधों का बोध होता है। किससे? बरबत के लेख से। बरबत के लेख के बाद हम बात करेंगे दोस्तों जगन्नाथ राय प्रशस्ति। कौन सी प्रशस्ति दोस्तों? जगन्नाथ राय प्रशस्ति। और ध्यान रखना दोस्तों जगन्नाथ राय प्रशस्ति का समय है 1652 ईस्वी। और ध्यान रखना ये प्रशस्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? जगन्नाथ मंदिर। और ये जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये जगन्नाथ मंदिर उदयपुर में स्थित है। इस जगन्नाथ मंदिर से जो प्रशस्ति प्राप्त हुई है दोस्तों, ये प्रशस्ति सबसे पहले बात करेंगे इसका प्रशस्तिकार कौन है। तो दोस्तों रटो, याद करो, समझो, कुछ भी करो, इसका प्रशस्तिकार कृष्ण भट्ट है। कौन है? कृष्ण भट्ट। और ध्यान रखना दोस्तों ये जो जगन्नाथ प्रशस्ति है किसके समय की है, यानी कि शासक कौन है? तो जैसे जगन्नाथ और जैसे जगत सिंह सिसोदिया। तो दोस्तों जगत सिंह सिसोदिया कौन से वंश? तो सिसोदिया यानी कि गुहिल वंश की जानकारी प्राप्त होती है। तो ध्यान रखना दोस्तों बापा रावल से लेकर जगत सिंह सिसोदिया तक वंशावली मिलती है गुहिल वंश की जगन्नाथ राय प्रशस्ति से। ध्यान रखना दोस्तों जगत सिंह के बाद इस जगन्नाथ राय प्रशस्ति से राणा सांगा के द्वारा लड़े गए युद्धों का वर्णन मिलता है। राणा सांगा के युद्धों का वर्णन मिलता है कौन सी प्रशस्ति से? जगन्नाथ राय प्रशस्ति से। और राणा सांगा के बाद अगर बात करें तो दोस्तों हल्दी घाटी युद्ध का वर्णन भी मिलता है कौन सी प्रशस्ति से? हल्दी घाटी
युद्ध का वर्णन मिलता है कौन सी प्रशस्ति से दोस्तों? जगन्नाथ राय प्रशस्ति से। जगन्नाथ राय प्रशस्ति के बाद दोस्तों अब नेक्स्ट अगली जो प्रशस्ति है दोस्तों, बेड़वास प्रशस्ति। कौन सी प्रशस्ति है दोस्तों? बेड़वास प्रशस्ति। बेड़वास प्रशस्ति। और बेड़वास प्रशस्ति दोस्तों 1668 ईस्वी। और ध्यान रखना दोस्तों, बेड़वास प्रशस्ति जो है ये बेड़वास प्रशस्ति किसके शासनकाल की है? इनकी शासक कौन था दोस्तों? राज सिंह। मैंने पहले भी बताया दोस्तों, राज सिंह बेड़ा था। बेड़ा कौन था? राज सिंह। और बेड़वास प्रशस्ति किसके समय में लिखी गई दोस्तों? राज सिंह के समय में बेड़वास प्रशस्ति लिखी गई थी। और ध्यान रखना दोस्तों, इस बेड़वास प्रशस्ति में एक भागचंद को क्या नाम है? भागचंद। और एक फतेहचंद नाम के व्यक्तियों का वर्णन मिलता है। और दोस्तों ये कौन है? भागचंद और फतेहचंद कौन है दोस्तों? भटनागर है। और भटनागर कौन से? कायस्थ जाति के भटनागर है। इनके पूर्वजों का वर्णन मिलता है इस प्रशस्ति से। पूर्वजों का वर्णन मिलता है इस प्रशस्ति से। कौन सी प्रशस्ति से? बेड़वास प्रशस्ति से। और ध्यान रखना दोस्तों, ये जो भागचंद है, ये भागचंद प्रधानमंत्री रहा था किसके शासनकाल में? प्रधानमंत्री किसके शासनकाल में? जगत सिंह के शासनकाल में ये प्रधानमंत्री था। और दोस्तों इस जगत सिंह ने इस भागचंद को सिरों पाँव देना स्वीकार किया था। यानी सिरों पाँव, इसकी कार्यशैली से खुश होकर जगत सिंह ने भागचंद को सिरों पाँव दिया था। और सिरों पाँव का मतलब होता है सिर से लेकर पाँव तक जो वस्त्र और आभूषण पहने जाते थे। उनके अलावा दोस्तों इसको उटाला गांव, कौन सा गांव? उटाला गांव। और इस उटाला गांव के साथ में छोटे बड़े 10 गांव और दिए थे। और दोस्तों इन गांवों के अलावा एक गजराज हाथी और 51 घोड़े उपहार में दिए थे। किसने दिए थे? महाराणा जगत सिंह ने। किसको? भागचंद भटनागर को। और इसका भाई था दोस्तों फतेहचंद भटनागर। अब दोस्तों इस प्रशस्ति से 2 शब्दावली मिलती है दोस्तों। पहला शब्द आता है दोस्तों देशदान। कौन सा शब्द है? देशदान। अब देशदान क्या होता है? तो दोस्तों देश, नगर या गाँव, देश, नगर या गांव की सीमा पर जो चुंगी ली जाती थी, सीमा पर जो चुंगी कर लिया जाता था, उसे किस नाम से जाना गया है दोस्तों? देशदान के नाम से जाना गया है। और दोस्तों दूसरा शब्द मिलता है उभय दंड। कौन सा? उभय दंड। और उभय दंड क्या होता था दोस्तों? तो लूट के समय वसूला गया कर, लूट के समय वसूला गया दंड जो होता था, वसूला गया दंड, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उभय दंड के नाम से जाना गया। इसके बाद दोस्तों बेड़वास प्रशस्ति के बाद हम बात करेंगे राज सिंह प्रशस्ति। कौन सी प्रशस्ति? राज सिंह प्रशस्ति। लास्ट है दोस्तों राज प्रशस्ति। समय 1676 ईस्वी। और ध्यान रखना दोस्तों, जो राज प्रशस्ति है इसका प्रशस्तिकार राज प्रशस्ति, राज सिंह रण छोड़कर भाग गया था। कौन? राज सिंह रण छोड़कर भाग गया था। तो रणछोड़ भट्ट तेलंग। और कहाँ पर गया था? तेलंगाना। तो राज सिंह प्रशस्ति का प्रशस्तिकार कौन है? रणछोड़ भट्ट तेलंग। राज सिंह जो प्रशस्ति है दोस्तों किसके समय में लिखी गई थी? तो राज सिंह के समय में लिखी गई थी। और इस राज सिंह के 6 वर्ष बाद दोस्तों जय सिंह ने इसे शिलाओं पर उत्कीर्ण करवाया था। और इस जय सिंह ने इसे 25 शिलाओं पर उत्कीर्ण कराया। कितनी शिलाओं पर उत्कीर्ण करवाया था दोस्तों? 25 शिलाओं पर उत्कीर्ण करवाया। और इन 25 शिलाओं को कहाँ पर लगवाया दोस्तों? 9 चौकी की पाल। कहाँ पर लगवाया? 9 चौकी की पाल। और ये 9 चौकी की पाल दोस्तों राजसमंद झील के किनारे, राजसमंद झील के किनारे
9 चौकी की पाल पर इनको 25 शिलाओं को लगवाया था। और दोस्तों बात करें इस प्रशस्ति की, तो इस प्रशस्ति से राज सिंह के चरित्र का वर्णन मिलता है। और राज सिंह के द्वारा जो राजसमंद झील का निर्माण करवाया गया था, राजसमंद झील का निर्माण, और इस राजसमंद झील में जितना खर्च आया था उस खर्च का वर्णन, और दोस्तों इस झील की प्रतिष्ठा किस प्रकार की गई थी उस तथ्य का वर्णन इस प्रशस्ति में मिलता है। और दोस्तों ध्यान रखना, ये विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति कौन सी है? सबसे बड़ी प्रशस्ति राज प्रशस्ति। और ध्यान रखना दोस्तों, एक इतिहासकार कौन है? इतिहासकार श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, और आगे का नाम है इनका जुगनू। इतिहासकार श्री कृष्ण जुगनू, इतिहासकार श्री कृष्ण जुगनू इस राज प्रशस्ति के बारे में कहते हैं कि ये एक ऐसा अभिलेख है जिस अभिलेख में पृथ्वीराज रासो के प्रसंग को संस्कृत भाषा में उद्धृत किया गया है। ये एक ऐसा अभिलेख है। तो दोस्तों यहाँ पर आपकी प्रशस्तियाँ खत्म होती है। और दोस्तों अगली क्लास में हम बात करेंगे राजस्थान के जो सिक्के हैं उनके बारे में। और दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों जो क्लास में पढ़ाया गया है उसकी PDF लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिलेगी, वहाँ पर जा कर के आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। दोस्तों धन्यवाद, राम राम।